चाहूँगा कि आकर के हमारा मार्गदर्शन करें माननीय वीएल मातन जी। सखियों, बांसे पे होगा निवासी माध्यम से अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जागृति महासंघ अर्थात सफाई कर्मियों का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली गढ़वाल भवन में होने जा रहा है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग वक्ताओं ने अपने विचार रखे। इस अधिवेशन का जो 2 सब्जेक्ट है, एक है 75 साल की आज़ादी में सफाई कर्मियों की दशा और दिशा के लिए जिम्मेवार कौन। दूसरा सब्जेक्ट इसके साथ जुड़ा हुआ है कि सफाई कर्मी कार्य करने वाली जातियों में शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक पिछड़ेपन के जिम्मेवार कौन। और दूसरे सत्र में सरकारी विभागों में ठेकेदारी प्रथा लागू करना, ब्राह्मणवादियों के द्वारा संवैधानिक अधिकार को समाप्त कर सफाई कर्मियों को मनुष्य लागू करने का षड्यंत्र। इसके साथ एक सब्जेक्ट है सफाई कर्मियों फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा के तहत राष्ट्रीय नेतृत्व निर्माण एवं राष्ट्रीय आंदोलन निर्माण करने की उनकी समस्या का समाधान संभव। साथियों, ये प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन का हम लोगों ने ये उद्देश्य रखा था। इसके 3 उद्देश्य हम लोगों ने निर्धारित किया था अधिवेशन के पीछे का। पहला हमारा उद्देश्य था कि भारत के कम से कम 30 राज्यों में हमारा नेटवर्क होना चाहिए, वहाँ से लोग आने चाहिए। तो 17 राज्यों तक हम लोग पहुँचने में कामयाब हुए। पहली बार में ही 17 राज्यों में हम लोग पहुँचने में कामयाब हुए। वहाँ से इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया, अर्थात इस संगठन का जाल हम लोगों ने 17 राज्यों तक पहुँचा दिया। दूसरा हमारा उद्देश्य था कि भारत के 30 राज्यों में कम से कम 1 लाख पत्रिका जानी चाहिए हमारे लोगों के बीच में। हर राज्य के लोग अपनी पत्रिका अपनी लैंग्वेज में छपाएंगे और वहाँ लोगों तक पहुँचाएंगे इस विचार को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 1 लाख लोगों तक हम लोगों ने अप्रोच किया। पूरे भारत में 1 लाख लोगों तक ये पत्रक बंटवाए, चाहे गुजराती में हो, चाहे मराठी में हो, चाहे पंजाबी में हो, बंगाली में हो। तो 1 लाख लोगों तक हमने जनसंपर्क किया। 1 महीने के अंदर की बात बता रहा हूँ, ज़्यादा देर नहीं। 1 महीने में 1 लाख लोगों तक हमारे लोगों ने संपर्क किया। उन 1 लाख लोगों में से हम लोगों ने कम से कम 5000 नए कार्यकर्ता को जोड़ने में कामयाब हो गए 1 महीने के अंदर। हमने अधिवेशन लेने का बाद में सोचा, पहले उसका उद्देश्य निर्धारित किया। अधिवेशन तो सारे लोग लेते हैं, लेकिन उद्देश्य निर्धारित नहीं करते कि हमको करना क्या है, किस मकसद के लिए अधिवेशन लेना है। तो ये जो अधिवेशन हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल लोगों का लिया, पढ़े लिखे लोगों को बुलाया है, क्राउड नहीं है, ये कैडर है, ये क्लासिस है, मासिस नहीं है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही हमने निमंत्रित किया कि आप अपने समाज के बारे में कितने चिंतित हैं
और कितनी जानकारी रखते हैं और कितनी ईमानदार है, इसका एक टेस्ट होना चाहिए। इसलिए हम लोगों ने इंटेलेक्चुअल लोगों को बुलाया। तो मुझे खुशी इस बात की है कि ओडिशा से भी लोग आए हैं। अब ओडिशा से आने के लिए 2 दिन लगता है। बंगाल से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी है, मध्य प्रदेश से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है, अलग अलग राज्यों से आए हैं। तो ये मैं आपको आश्वसित करना चाहता हूं, दिसंबर तक 30 राज्यों में हमारे संगठन का जाल बिछ जाएगा। भारत के 31 राज्य में हम लोग पहुंच जाएंगे, किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में। और यहां से जो हमारी स्ट्रेटजी और रणनीति तय होगी, लोगों को बुलाया, लोगों से संपर्क किया, विचार विमर्श किया। अब इस कारवा को पूरे भारत में हम लोग फैलाने का रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि आपकी समस्या केवल दिल्ली की नहीं है, ये बात मानकर चलिए। केवल दिल्ली में ही 25 साल तक पक्के नहीं करते ऐसा नहीं है, भारत के सभी महानगर पालिकाओं की समस्या है। चाहे वो हैदराबाद की हो, चाहे हावड़ा की हो, चाहे अहमदाबाद की हो, चाहे फिर लखनऊ की हो, पूरे भारत की समस्या है। और इन समस्याओं के आधार पर निश्चित तौर पर भारत में जितने भी सफाई कर्मियों के ट्रेड यूनियन चल रहे हैं, उनका राष्ट्रव्यापी संकलन और समन्वय समिति बनाएंगे और 6 महीने के अंदर रामलीला मैदान में लाखों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। क्योंकि हमारे लोग अलग अलग लड़े हैं, हमारे लोग लड़ाई तो लड़े हैं, लेकिन अलग अलग अपने अपने तरीके से लड़े हैं। मुझे लगता है दिल्ली में 100 से ज्यादा यूनियन है, इसी तरह हर सिटी में है, हर राज्य में है, लेकिन कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है उनके लिए, राष्ट्रीय स्तर का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो हमने सोचा कि उनको राष्ट्रीय स्तर का प्लेटफॉर्म बनाकर देंगे और ये राष्ट्रीय स्तर का संगठन होगा। इसको अभी कोई रोक नहीं सकता। अगर रोकने की कोशिश करेगा तो नुकसान उनको होगा। 6 महीने में लाखों की संख्या में रामलीला मैदान में इकट्ठा करेंगे और अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो राष्ट्रीय स्तर पर झाड़ू डाउन अभियान शुरू हो जाएगा। राष्ट्रव्यापी झाड़ू डाउन अभियान होगा ना, समझ में आ रहा है? झाड़ू डाउन अगर काम बंद हो गया सफाई का तो क्या होगा? फिर किसानों का 12 महीना बंद हो गया तो चल गया, इनका अगर 12 महीना बंद हो गया तो सफाई का काम तो नाक में दम हो जाएगा ना भारत सरकार की, राज्य सरकारों की। तो उस रणनीति पर यह अधिवेशन हम ले रहे हैं। ये केवल भाषणबाजी का कार्यक्रम नहीं है, प्रबोधन का कार्यक्रम नहीं है। तो ये जो तरीका उन लोगों ने अपनाया है, तो पहला तरीका ये है कि इस सफाई कर्मी जातियों को वो लोग संगठित होने नहीं देना चाहते। हमारे सामने 2 तरीके हैं। एक थियोरेटिकल तरीका है, आप इतिहास समझाते रहो कि हमारे पुरखे कितने महान थे, और एक वर्तमान में हम समस्याओं से कैसे निकल पाए। अगर हम इतिहास पढ़ाते रहेंगे और लोगों की समस्या का समाधान नहीं होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे नहीं। हम इतिहास पढ़ाते रहेंगे और हमारी समस्या बढ़ती जाएगी तो लोगों को लगता है हमारी समस्या का कोई समाधान तो हो नहीं रहा, ये केवल भाषणबाजी करते रहते हैं। ये हम लोग लगातार मानसिक के माध्यम से लोगों को जगाना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं। मुझे मालूम है एक जगह मैंने जब कहा था कि हमारा समाज सोया हुआ समाज है, तो उसमें से एक अधिकारी को गुस्सा आ गया था, चावलिया जी अधिकारी को गुस्सा हुआ कि नहीं साहब,
हम सोए हुए होते तो हम यहाँ क्यों आते? हम जागृत लोग हैं। एक अधिकारी ने कहा कि हम जागृत लोग हैं। और एक अनपढ़ आदमी ने कहा, बुजुर्ग आदमी अनपढ़ ने कहा, हम सोए हुए लोग हैं। अगर हम जागृत होते तो हमारे संवैधानिक अधिकार खत्म होते। अधिकारी कह रहा हम जागृत है और अनपढ़ आदमी कह रहा हम सोए हुए हैं। क्या हम जागृत होते तो हमारे अधिकार समाप्त होते क्या? तो चौथे आदमी, तीसरे आदमी ने कहा कि साहब ये तो कंफ्यूज हो गया, अब हम जागृत है या सोए हुए इसका तय कैसे करें? तो चौथे आदमी ने कहा साहब मुझे कुछ बोलना है। मैंने कहा बोलो। बोला जब हमारे स्वार्थ की बात आती है तब हम जाग जाते, वरना हम सो जाते हैं। खुद की स्वार्थ की बात आती है तब जाग जाते हैं। खुद के परिवार की बात आती है, खुद के स्वार्थ की बात आती है, खुद के नेतागिरी की बात आती है तो जागरूक हो जाते हैं, अन्यथा हम सो जाते हैं। तो ये जो अनुभव पिछले 35-40 साल से हम करते आए हैं, तो ये बात मुझे समझ में आई कि लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक वो आपसे जुड़ेंगे नहीं। आप उसको लाख कोशिश करो जोड़ने की, तो उसके लिए इंटेलेक्चुअल लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी है, पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा जिम्मेवारी है। मैं ऐसा मानता हूँ। जब तक पढ़ा लिखा वर्ग अपना समाज के प्रति दायित्व नहीं निभाएगा तब तक उनकी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर 28 अक्टूबर 1954 में कहते हैं कि किसी जाति का, किसी मनुष्य का, किसी मनुष्य का, किसी जाति का, किसी वर्ग का अगर भविष्य निर्माण करना हो तो 3 चीजें आवश्यक है। 3 चीजें आवश्यक है। पहली चीज है उनके अंदर एजुकेशन। पहली चीज एजुकेशन है उनके अंदर। तो उन लोगों ने हजारों साल एजुकेशन से वंचित रखा, आज भी एजुकेशन से वंचित करना चाहते हैं, तरीके अलग अलग बना रहे। दूसरी चीज है उनके अंदर स्वाभिमान। अगर स्वाभिमान नहीं होगा तो आप किसी के भी पिछलगू बन जाओगे। चाहे ट्रेड यूनियन में होंगे वहां पिछलगू बन जाओगे, या पॉलिटिकल पार्टी में होंगे वहां पिछलगू बन जाओगे। अपने स्वाभिमान को गिरवी रख दोगे। और तीसरी चीज है चरित्र। अगर उस मनुष्य का, उस वर्ग का, उस समाज का अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो वो समाज कभी भी अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। तो ये तथाकथित आजादी के 75 साल में हम लोगों की जो दशा और दिशा है, इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार हो तो भारत की समाज व्यवस्था जिम्मेवार है, जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर है, वर्ण धर्म के आधार पर है, और उसमें सबसे ऊपर ब्राह्मण है। तो इस व्यवस्था के लिए ब्राह्मण ही जिम्मेवार है। हजारों साल से उन लोगों ने हमको अधिकार वंचित रखा है, पढ़ने लिखने के अधिकार से वंचित रखा, शस्त्र के अधिकार से वंचित रखा, संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा। 3 चीजें छीन लो किसी से, गुलाम बनाना आसान है। तो ये जो तथाकथित आजाद भारत में संविधान निर्माण होने के बाद हमारा कुछ परिस्थिति में बदलाव आया है। पूरा अभी संविधान लागू नहीं हुआ। संविधान की सिंगल लाइन लागू नहीं हुई। सिंगल पहली लाइन लागू नहीं हुई कि हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हुआ? पूरा संविधान छोड़ो, हम भारत के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करेंगे। हो गया? समानता खत्म हो गई क्या? छुआछूत खत्म हो गया क्या?
सिंगल संविधान की लाइन पर अमल नहीं हुआ। पूरा संविधान तो बहुत बाकी है। 75 साल की आजादी में हमारे पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं है। आज 13 लाख लोग सर पर मेला ढोते हैं और उसमें 98% सफाई कर्मी जाति के हैं और उसमें भी 62% महिला, उनके घर की महिलाएं मेला ढोती है, सफाई का काम करती है। यह है 75 साल की आजादी में हमारी औकात। 13 लाख सफाई कर्मी हैं जो सर पर मेला ढोने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। 24 अप्रैल 2005 का जजमेंट हुआ है, उसके बावजूद भी सर पर छोड़ो अंदर उतरना पड़ता है, अंदर उतरना पड़ता है। देखा होगा ना आपने। तो ये जो परिस्थिति जो भयानक निर्माण हो गई, तो आजाद महापुरुषों के संविधान की बदौलत हमें जो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला था, इसमें से केवल जो पढ़ने लिखने का अधिकार मिला 75 साल में केवल 2% लोग ही, सफाई कर्मी जातियों के 2% लोग ही अपनी पुश्तैनी कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य कर रहे हैं। केवल 2%। 75 साल में अपना जो पुश्तैनी धंधा था ना बाप दादा का, केवल 2% लोग उसमें से बाहर निकले, वो एजुकेशन की वजह से या शहरों में आने की वजह से। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई ऑफिसर बन गया, कोई अलग बिजनेस कर रहा है। 98% आज भी वही के वही है। 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी, 75 साल की आज़ादी के बावजूद भी वही के वही हैं हम लोग। इसके लिए भारत की संविधान, भारत की वर्ण व्यवस्था जिम्मेवार है। संविधान में सारे अधिकार संविधान में हमको दिया हुआ है, हम लेने लायक है क्या? अधिकार सारे हैं संविधान में, क्या हम लेने लायक है? ताकत है हमारी अमल करवाने लायक है हम लोग? नहीं है, क्योंकि हम लोग संगठित नहीं है। संगठित नहीं है तो शक्ति नहीं है, शक्ति नहीं है तो दुश्मन को कोई खतरा नहीं है। तो ये जो संविधान के बाद जो एजुकेशन की वजह से जो समाज में 3 प्रकार के लोग पैदा हुए हमारे समाज में, पर्टिकुलर सफाई कर्मी जातियों की बात कर रहा हूँ, 3 प्रकार के लोग पैदा हुए। एक पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ, प्रशासन में गया तो वहां ट्रेड यूनियन में उलझ गया। उसका मकसद ही ट्रेड यूनियन का रहा, अपनी समस्या को सुलझाने में। दूसरा पढ़ा लिखा वर्ग पैदा हुआ तो राजनीति में गया, वहां भी पिछलगू बन गया, यहाँ भी पिछलगू, वहां भी पिछलगू। सत्ता के 3 हिस्से। एक सत्ता का नियंत्रक, जो सत्ता पर जिनका नियंत्रण है, सत्ता पर जिनका नियंत्रण है। दूसरा सत्ता के भागीदार, सत्ता के अंदर आपकी हिस्सेदारी है, कंडीशन लगा सकते हैं आप। और तीसरा सत्ता के पायदान। पायदान समझ रहे हो? घर में जो आप जाते हो, प्रवेश करते हो ना, तो पैर पूछते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं आप इधर? पैर पोस्टनी बोलते हैं, कहीं पायदान बोलते हैं। तो वो घर का ही हिस्सा रहता है, लेकिन उसकी लेवल कितनी है, उसकी औकात, कि उसके ऊपर पैर पहुंचकर लोग आगे निकलते हैं। तो हमारे एमएलए एमपी की औकात कितनी है? पायदान से ज्यादा नहीं है। और सत्ता के नियंत्रक नहीं है, और सत्ता में हिस्सेदार भी नहीं है, वो उनके रहमो कर्मों पर है। टिकट दिया, चुनाव जीत गया तो ठीक है, नहीं जीता तो ठीक है। इधर ट्रेड यूनियन में भी वही है, ट्रेड यूनियन में भी वही है हालत है। कभी इनटू के पीछे, कभी I2 के पीछे, कभी C2 के पीछे। और वो सारी की सारी किनकी पार्टियां हैं? उन पार्टियां जिन लोगों ने आपका इस्तेमाल किया, आपके बाप दादाओं का इस्तेमाल किया, उनकी यूनियन आपकी समस्या का समाधान करेगी क्या? जिनके बाप दादाओं ने
जिनके बाप दादाओं ने आपके बाप दादाओं का इस्तेमाल किया, जिन पार्टियों ने आपके बाप दादाओं का इस्तेमाल किया, वो लोग आपकी समस्या का समाधान करने वाले हैं? बिल्कुल करने वाले नहीं है। भारत में बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, मेरा ऐसा मानना है। भारत में बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है, क्रांति हो सकती है और जल्दी परिवर्तन हो सकता है। केवल परिवर्तन नहीं हो पा रहा है तो हमारे नेताओं की नालायकी की वजह से नहीं हो रहा है। जो परिवर्तन नहीं हो रहा है हमारे नेताओं की नालायकी की वजह से नहीं हो रहा है। हर नेता दूसरी जाति पर विश्वास नहीं कर रहा है, अपनी जाति के लोगों को ही आगे बढ़ाना चाहता है। उनको लगता है कि ये दूसरे लोग हैं, कल मेरे को छोड़कर जाएंगे तो कम से कम मेरे लोग तो मेरे साथ रहेंगे ना। हर जाति में नेता पैदा हो गया और हर नेता अपनी जाति का इस्तेमाल अपनी राजनीति के लिए करना चाहता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि समाज का राजनीतिकरण हो गया है। हर राजनीतिक पार्टी समाज का इस्तेमाल करना चाहती है, राजनीति का समाजीकरण नहीं हुआ। क्या समाज के मुद्दों पर राजनीति हो रही है? क्या हमारे सामाजिक मुद्दों पर राजनीति हो रही है? राजनीति का इस्तेमाल, समाज का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति के लिए, लेकिन राजनीति का इस्तेमाल समाज के लिए नहीं हो रहा है। तो इसलिए हर नेता समाज का इस्तेमाल करना चाहता है। तो ये नेताओं की नालायकी की वजह से परेशानी बढ़ गई है। हमारे समाज की जो समस्या बढ़ी है ना, इसके लिए कोई जिम्मेवार है तो मैं मानता हूं इंटेलेक्चुअल लोग, दुश्मन तो है ही है। हमारे बुद्धिजीवी और हमारे पढ़े लिखे लोग और हमारे नेता लोग ज्यादा जिम्मेवार है और दुश्मन ज्यादा चालाक है। ध्यान रखो, दुश्मन ज्यादा चालाक है। 2-3 वक्ताओं ने यह बात रखी, बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि बाबा साहब अम्बेडकर जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते थे और यहाँ के पंजाब के सफाई कर्मी जाति के लोगों ने खून से पत्र लिखे कि हमारा नेतृत्व तो बाबा साहब अम्बेडकर कर सकते, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ताकि वहां पहचान की जब समस्या पैदा हो गई, पहचान की समस्या पैदा हो गई। गांधी जी ने कहा कि मैं इनका लीडर हूं, अछूतों का, और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि नहीं, मैं इनका नेतृत्व करने वाला हूं, मैं इनका प्रतिनिधि हूं। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम कैसे माने, आप किसके कौन प्रतिनिधि है? सही में सबूत क्या है? 1000 टेलीग्राम यहाँ से गए थे कि बाबा साहब हमारा लीडर है, और पंजाब के सफाई कर्मियों ने खून से पत्र लिखकर भेजा था। अनपढ़ थे लेकिन ज्यादा समझदार थे, और आज पढ़े लिखे हैं ज्यादा बेवकूफ साबित हो गए। अनपढ़ थे, समझदार थे, पढ़े लिखे हो गए, बेवकूफ साबित हो गए। पता ही नहीं है कहाँ कौन सी लड़ाई चल रही है। 4 अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने हासिल किए 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड के तहत। पर्याप्त प्रतिनिधित्व, प्रौढ़ मताधिकार, ड्यूअल वोटिंग और जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व। उस समय गांधी ने सोचा कि बाबा साहब अम्बेडकर सारे अछूतों का नेता कैसे बन गया, सारे इसको नेता कैसे मान लिया। और वापस इंडिया में आने के बाद, भारत में आने के बाद गांधी जी ने खुराफाती की और इनको अलग करने का काम किया, अछूतों में 2 विभाजन किया, और 1936 में उन्होंने बनाया हरिजन सेवक संघ, और जाकर सफाई मोहल्ले में सफाई कर्मियों की जातियों में झाड़ू लगाने का काम किया। और गांधी के चक्रव्यूह में हम लोग फंस गए, वहां से फंसे हुए गांधी के चक्रव्यूह में हम लोग फंस गए। अलग किया उन्होंने, निश्चित तौर पर अलग किया। बाबा साहब अम्बेडकर को समझने में देर नहीं लगी कि ये मुझे एक जाति तक या एक प्रांत तक लिमिटेड करना चाहते हैं। अछूतों का नेता है, महाराष्ट्र का है, महारो का है, और एक एरिया का है, इधर का है। तो उन्होंने तुरंत बाबा साहब अम्बेडकर ने काउंटर किया, लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी बनाई, पूरे भारत के मजदूरों का एक नेता है। बाबा साहब ने आपको मेजोरिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं और वो लोग आइसोलेट कर रहे हैं। पूरे भारत का नेता बाबा साहब ने सोचा, सारे मजदूरों का नेता, लेबर इंडिपेंडेंट पार्टी।
और गांधी जी ने तुरंत काउंटर किया और भारत में ट्रेड यूनियनों का अभियान शुरू हो गया। गांधी जी ने बनाया मजदूर महाजन संघ। मजदूरों और महाजन जो व्यापारी है उनका जो कपड़े की मिलों का यूनियन बनाया, मजदूर महाजन संघ। उसके बाद भारत में ट्रेड यूनियनों का सिलसिला शुरू हो गया और हिंद मजदूर संघ 1952 में बनाया ठेंगड़ी ने, दत्तोपंत ठेंगड़ी, आरएसएस का। तो सारे यूनियनों के नेता ब्राह्मण बन गए, आज भी बने हुए हैं। और हमारे लोग अपनी ऑफिसों में फोटो लगाते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर का, ज्योतिराव फूले का, साहू जी महाराज का। SC/ST यूनियन बनाते हैं और एफिलेटेड बाय इंटू, एफिलेटेड बाय C2, एफिलेटेड बाय इंटर। वो जो पार्टियां आपका सब कुछ खत्म करना चाहती है, उनकी यूनियनें आपको अधिकार देगी निजीकरण में। उनकी सरकारें खत्म कर रही है और उनकी बनाई हुई यूनियन से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़े। जिनकी सरकारें खत्म कर रही है उन पार्टियों की यूनियनों से हम अपेक्षा करते हैं कि वो अपनी सरकारों की नीतियों के विरोध में हमारी लड़ाई वो यूनियनें लड़े। संभव है? संभव है? वो तो एजेंट पैदा करेगी भाई, वो तो एजेंट पैदा करेंगे। तो ये जो समस्याएं निर्माण हो गई है, इसको समझना जरूरी है, अन्यथा आप समस्या का समाधान नहीं कर पाओगे। हमारी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हमें प्रॉब्लम्स का रूट कॉज मालूम नहीं है, हम प्रॉब्लम सोल्व करना चाहते हैं, ये हमारी प्रॉब्लम है। हमारे लोगों का दायरा कितना है मालूम है? नहीं, वो सफाई कर्मी का काम, ये इसमें सुविधाएं होनी चाहिए, आधुनिक टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, यंत्रणा होनी चाहिए। मतलब करेंगे तो वो ही करेंगे, थोड़ी सुविधा दे दो। अरे ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि हमको ये नहीं करना, हमारे बच्चे IAS IPS बनना चाहिए? क्यों नहीं सोच रहे हो? सोचने का दायरा क्यों नहीं बदल रहे हो? नहीं, हमको सुविधा दे दो। तो गांधी जी ने भी भाई कमर आपकी टूट जाती है तो लकड़ी लगा कर दे दिया, करते रहो जिंदगी भर। कितना दयालु व्यक्ति है, देखो अपना ध्यान रख रहा है। हा? यही तो हुआ। अभी नारा दे दिया कौन सा? सर्वोदय, सबका उदय हो। सारा समझ में नहीं आ रहा है, जो शोषण कर रहा है उसका उदय हो। शोषण कर रहा है उसका तो उदय होगा, जिसका शोषण हो रहा है उसका उदय कैसे होगा? शोषण कर रहा है उसका उदय होगा, जिसका शोषण हो रहा है उसका उदय कैसे हो संभव है? लेकिन सुनने में दोनों को अच्छा लग रहा है, सर्वोदय, सबका उदय होना चाहिए। तो ये जो परिस्थितियां निर्माण हुई है, इसमें सात्विक लोगों ने जो हजारों साल से हमको गुलाम बनाया है, उन लोगों ने भारतीय लोकतंत्र को खत्म कर दिया। याद रखो, लोकतंत्र की बलि चढ़ा दी गई है, भारतीय लोकतंत्र की बलि चढ़ा दी गई है। दुनिया में किसी भी देश में रूलिंग पार्टी और अपोजिट पार्टी एक ही नहीं हो सकती, एक जाति के लोगों की। रूलिंग पार्टी और अपोजिट पार्टी दोनों की नीति एक है और मीडिया उसमें शामिल है, और इसका नाम है राष्ट्रवाद। उसको देते राष्ट्रवाद। रूलिंग पार्टी का एजेंडा वो और अपोजिट पार्टी का भी एजेंडा हो। कांग्रेस सम्राट अशोक का नोट से सारा, सम्राट अशोक का जो चित्र था, सी था, वो हटाने का कांग्रेस ने किया, बीजेपी ने किया, गांधी को लाया। अब केजरीवाल देख कह रहा है कि नहीं, वो धार्मिक प्रतीक होना चाहिए। मतलब हमारे प्रतीक हटाने में कांग्रेस शामिल, बीजेपी शामिल, केजरीवाल शामिल, सारे लोग शामिल, और हम लोग खुश हो रहे हैं। हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, हमारी सभ्यताएं खत्म हो रही है, हमारा इतिहास खत्म हो रहा है, और हम खुश हो गए। तो उन लोगों ने ये तरीका क्यों बनाया? बहुत अजीब तरीके का सवाल है।
26 जनवरी 1950 को बाबा साहब अम्बेडकर जब संविधान सुपुर्द कर 26 जनवरी 1949 संविधान को सुपुर्द किया ना, तब कहा, और जनवरी 50 में तो कहा कि आज दोहरा जिंदगी हम जीने जा रहे हैं। आज दोहरी जिंदगी जीने जा रहे हैं कि राजनीति में समानता होगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक रूप से असमानता अगर बरकरार रही तो भारत का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। भारत का लोकतंत्र ही खत्म हो जाएगा। क्यों? अगर सामाजिक और आर्थिक स्थिति आपकी बदली तो आपका एजुकेशन का स्तर बदलेगा। अगर आर्थिकता बदली तो एजुकेशन का स्तर बदलेगा, और एजुकेशन का स्तर बदलेगा तो आप अपना विवेक बुद्धि से जजमेंट बनाओगे सही और गलत का। तो आप अपने वोट को भेजोगे नहीं। 1 वोट 1 वैल्यू, 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू कहाँ है आज? कहाँ पर है? अंग्रेजों ने जब कहा ना बाबा साहब को, अरे बाबा साहब आपके लोग तो अनपढ़ है, ये वोट का सही इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि आज अनपढ़ है, लेकिन प्रैक्टिस करते करते करते, गलत इस्तेमाल करते करते सीख जाएंगे एक दिन सही इस्तेमाल करना। बहुत 75 साल में हम नहीं सीख पाए हमारे वोट का वैल्यू, सही इस्तेमाल करना भी हम नहीं सीख पाए। बाबा साहब ने सोचा तो सीख जाएंगे कि ये गलतियां करते 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 सीख जाएंगे, लेकिन 75 साल हो गए हम नहीं सीख पाए वोट का सही इस्तेमाल करना भी। तो उन लोगों ने सारा समाप्त करके रख दिया है, पूरा का पूरा समाप्त कर दिया। जो समस्याएं गुलाम भारत में नहीं थी, आजाद भारत में समस्या निर्माण हो गई। याद रखो, गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, गुलाम भारत में भुखमरी नहीं थी, गुलाम भारत में महिला पर सामूहिक बलात्कार नहीं होते थे, गुलाम भारत में किसान आत्महत्या नहीं करते थे, गुलाम भारत में जमीनें जबरदस्ती नहीं छीनी जाती थी। अब क्या हो गया? अब जबरदस्ती आपको एजुकेशन का अधिकार मिला, खत्म हो गया। 1813 में अंग्रेजों ने अधिकार दिया लॉर्ड मैकाले एजुकेशन सिस्टम के तहत। अगर नहीं मिला होता तो ज्योतिराव फुले नहीं पढ़ पाते। बाबा साहब अम्बेडकर सेकंड पीढ़ी के थे, हमारा नंबर भी नहीं आता था एजुकेशन में, हमारा नंबर भी नहीं आता था। अब क्या हो गया? अब एजुकेशन सिस्टम खत्म हो रही है। 8वीं से 10वीं तक के, 8वीं से 9वीं तक के बच्चों का प्राइमरी एजुकेशन में परीक्षा लेना है, पास कर देने का। अपने आप 9th में आने के बाद ड्रॉप आउट, 10th में आने के बाद। और हमारे लोग कहते हैं कि चल बेटा तेरे नसीब में नहीं है पढ़ाई लिखाई, तो काम पे लग गया। वैसे तो 3री 4थी कक्षा में हमारे माँ बाप झाड़ू पकड़ा देते हम लोगों को, चल। आज डॉक्टर इंजीनियर बनाना हो 50 लाख रुपया चाहिए, 50 लाख, और ये कम होने वाला नहीं है, बढ़ने वाला है। तो आप अंदाज कर सकते हो कि, आप ये अंदाज कर सकते हो कि आने वाले समय में हमारे समाज में कितने डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। हमारे समाज के अंदर डॉक्टर इंजीनियर कितना परसेंटेज बनेंगे? अरे आज अगर रेशियो निकालोगे ना, आज सफाई कर्मी जातियों में, जिसको आप वाल्मीकि जाति कहते हैं, मेहतर जाति कहते हैं, अलग अलग नाम है, 29 जातियां हैं। आज रेशियो निकालो आईएएस कितने हैं, आज रेशियो निकालो आईपीएस कितने हैं, आज रेशियो निकालो आईआरएस कितने हैं, आज रेशियो निकालो यूनिवर्सिटी के कुलपति कितने हैं हमारे, आज रेशियो निकालो हमारे समाज में जज कितने हैं। कोई है क्या नागुंजी जी? जज है हमारे समाज का कोई है पूरे भारत में? आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। जीवन के किसी क्षेत्र में हमारा 4 पिलर है। पार्लियामेंट में हमारी क्या औकात है? सारे अधिकार समाप्त हो रहे हैं, हमारे लोगों की बोलती बंद है। विधायिका में हमारे लोगों की क्या औकात है? शासन प्रशासन में। कार्यपालिका में क्या है हमारा?
न्यायपालिका में क्या है हमारा? कार्यपालिका में हमारा हिस्सा कहाँ है? न्यायपालिका में हमारा हिस्सा कहाँ है? विधायिका में हमारा हिस्सा कहाँ है? और मीडिया में हमारा हिस्सा कहाँ है? कुछ है क्या? कुछ कोई चैनल है? अरे ओबीसी की नहीं है भाई, 52% ओबीसी चिल्ला रहा है, हमारी गिनती करो। शेड्यूल कास्ट की दूसरी जातियां हैं ना जो अपने आप को डेवलप कर रही है ना, उनकी औकात भी उसी लेवल में है। कोई चैनल है, कोई राष्ट्रीय स्तर का हमारे पास? 2 पेज का अखबार है, 2 पेज का अखबार। राष्ट्रीय स्तर पर 2 पेज का अखबार है अपने समाज के पास। तो टाटा बिरला को छोड़ो, राज्य स्तर पर कोई उद्योगपति के कंपेयर में है हमारा कोई उद्योगपति व्यापारी? 4 पिलर में तो हम कहीं नहीं है। भारत की डेमोक्रेसी में हम है कहाँ? एक तो हमको कुछ मिला ही नहीं और एजुकेशन खत्म किया, पहली पीढ़ी में ही खत्म कर दिया, और जो रिजर्वेशन मिला था वो भी खत्म हो गया। अब प्राइवेटाइजेशन आ रहा है ना, निजीकरण आ रहा है। आप क्लास 4 में थे तब भी गवर्नमेंट नियम के अनुसार आपको 35-40 हजार सैलरी मिलती थी ना। अब रेलवे में सुलभ कॉम्प्लेक्स में वही 2000 में हमारे लोग काम कर रहे हैं ना, 4000 में। तो 4000 में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, माँ बाप को संभालेंगे, या अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे, पालन पोषण करेंगे? ये चल रहा है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में। वो अभी बताया हमारे एक साथी ने, 25-25 साल तक पेमेंट नहीं, मतलब 25-25 साल तक परमानेंट नहीं कर रहे। क्यों? परमानेंट नहीं करेंगे तो आपको सुविधाएं मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी तो इनकम आएगी, इनकम आएगी तो फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे पढ़ेंगे तो डिग्रियां हासिल करेंगे, डिग्रियां हासिल करेंगे तो अधिकार के लिए चिल्लाओगे, अधिकार नहीं मिलेगा तो विद्रोह करोगे, विद्रोह करोगे तो उनको नुकसान होगा। तो विद्रोह तक पहुंचने ही ना दो ना, खत्म कर दो। उनका तरीका दूसरा चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन चल रहा है पूरे देश में। 91 से ये लागू हुआ और हम संवैधानिक अधिकार, आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट। ये मुद्दा लेकर हम कोर्ट में ना जाए, इसके लिए 91 से कॉलेजियम सिस्टम शुरू हो गया, जुडिशरी में कॉलेजियम सिस्टम शुरू हो गया कि जज ही जज को नियुक्त करेगा, किसको करना किसको नहीं करना वो डिसाइड करेंगे, ताकि आप कोर्ट में भी जाने लायक न रहो। और कोर्ट ने जजमेंट दे दिया कि रिजर्वेशन आपका फंडामेंटल राइट नहीं है 16 नवंबर 1999 को। जिस कोर्ट ने हमको जजमेंट दिया था 16 नवंबर 1992 को, वही कोर्ट ने जजमेंट दे दिया 16 जून 1999 को रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, ताकि प्राइवेटाइजेशन को चैलेंज न कर पाओ। अब प्राइवेटाइजेशन में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सारा का सारा सिस्टम उनके मतलब उनके नियंत्रण में। अब 13 एयरपोर्ट को बेचा गया, एयरपोर्ट पे 13 एयरपोर्ट का निजीकरण हुआ। एक एयरपोर्ट लखनऊ का अगर इनकम मानोगे तो कितना है मालूम है? एक साल का रेवेन्यू था 1,26,000 करोड़, 1,26,000 करोड़। और अडानी को बेचा कितने में? 47,000 करोड़ में। मतलब लेते ही 80,000 करोड़ फ्री में मिल गया, और 50 साल के लिए, 50 साल के लिए सिर्फ 13 एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट का केवल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट का जमीन 6,000 एकड़ का है। आप जमीन कितनी एयरपोर्ट के पास होती मालूम है आपको? अब रेलवे का आप प्राइवेटाइजेशन रिलायंस को दे रहे, पैसा लगा प्लेटफॉर्म के लिए टैक्स का पैसा, इंजन बना टैक्स के पैसे थे, डिब्बे बने टैक्स के पैसे थे, रेलवे कॉलोनियां बनी टैक्स के पैसे थे, रेलवे क्वार्टर बने टैक्स के पैसे थे, रेलवे की लाइन बिकी टैक्स के पैसे थे, पब्लिक के पैसे थे। और मुनाफा किसको? रिलायंस को। रेलवे का निजीकरण हो गया तो आपको वहां रखने वाले क्या? आप कह सकते हो रेलवे में हमारा प्राइवेट रिजर्वेशन है? ऐसे जीवन के तमाम क्षेत्र में, बैंकों में हो, LIC में हो, हर जगह हो रहा है। और लास्ट में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी हो रहा है, जो लास्ट जो डिपार्टमेंट था उसमें भी हो रहा है। वो हम लोगों को पंगु और लाचार बनाना चाहते हैं, लाचार और पंगु बनाना चाहते हैं। इसलिए उनके सारे षड्यंत्र का तरीका वही है कि आपका एजुकेशन खत्म किया जाए,
आपका संवैधानिक अधिकार खत्म किया जाए, आपका संवैधानिक अधिकार खत्म किया जाए, एजुकेशन खत्म, संवैधानिक अधिकार खत्म, इक्वालिटी बिफोर लॉ का कानून खत्म। इधर मनीषा वाल्मीकि का हुआ तो उधर राजस्थान में इंद्र मेघवाल का हुआ। सारा का सारा अधिकार समाप्त हो रहा है। संविधान को ही समाप्त करे भाई। आजादी का जश्न में से आप संविधान को माइनस कर दो, क्या है आजादी हमारी? हमारी आजादी तो संविधान की बदौलत मिली है ना। अगर संविधान को ही आप डिस्ट्रॉय कर दो, माइनस कर दो, कौन सा हमारी आजादी का मायने है? कौन सा मतलब है हमारी आजादी का? कोरोना में क्या हुआ? सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए। कोरोना के समय में सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए। सारे आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक सारे फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए। आर्टिकल 12 में है स्वायत्त संस्थाओं का। क्या भारत में स्वायत्त संस्थाएं है? क्या रिजर्व बैंक स्वायत्त है? क्या सीबीआई स्वायत्त है? बहुत सारी संस्था है, खत्म हुई। आर्टिकल 13 में क्लियर लिखा हुआ है 26 जून 1950 से पहले जो भी परंपराएं होगी, जो भी रूढ़ि चुस्ताएं होगी, जो भी रीति रिवाज होंगे, जो भी मान्यताएं होगी, जो भी आपके आस्थाएं होगी, जो भी श्रद्धाएं होगी, जो मूलभूत अधिकार के विरोध में होगी, नल एंड वॉइड किया जाता है। आज से समाप्त किया जाता है। आपकी परंपरा और आपकी हजारों साल की परंपरा को एक लाइन बाबा साहब खत्म कर दिया था। एक ही लाइन में खत्म कर दिया। दे दिया ना राम मंदिर का जजमेंट आस्था के नाम पर। कहां गया आर्टिकल 13? आस्था के नाम पर जजमेंट दिया है कि करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। अरे कल तो कह दोगे करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, छुआछूत होनी चाहिए। हमारी आस्था का सवाल है, आपके साथ छुआछूत होनी चाहिए। कहां गया फंडामेंटल राइट? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 इक्वालिटी भी बोलो, आर्टिकल 14 खत्म हो गया ना। राष्ट्रपति का मान सम्मान नहीं है तो बाकी का छोड़ो ना। ओडिशा का मंदिर में गए तो नहीं मालूम आपको? पुष्कर गए तो मालूम नहीं है क्या? रामनाथ कोविंद जी का इंसेटिंग हुआ। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 अवसर की समानता कहाँ है? अवसर कहाँ है? अवसर खत्म हो गया। आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी का खत्म करने का, छुआछूत को खत्म करने का। छुआछूत तो आज भी बरकरार है। कहीं गुहाना होता है तो कहीं खेरलांची होता है, नहीं होता है क्या? कहीं कुमेर कांड होता है तो कहीं गुहाना होता है, कहीं खेरलांची होता है। उसी तरह आर्टिकल 19, आर्टिकल 20 सारा खत्म है। इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ विचारों की अभिव्यक्ति। ज्यादा करोगे तो बोलेगा ये भड़का रहे हैं लोगों को, भड़काऊ भाषण। आर्टिकल 21 राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार। अरे लोग भूखमरी से मरे भाई, कहाँ जीवन जीने का अधिकार? कागज के पन्नों में है। आर्टिकल 22-23 आप चाइल्ड लेबर को, आप चाइल्ड लेबर के विरोध में है। तो हमारे बच्चों है, जाओ कैंटीनों पर जाओ, देखो, जाओ गली मोहल्ले में देखो, बच्चों से काम नहीं लिया जाता है क्या? आर्टिकल 25 से आर्टिकल 29 स्वतंत्र धर्मों की मान्यता। आप अपने कल्चर को मान सकते हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो। फंडामेंटल राइट दिया बाबा अम्बेडकर ने। आप अपने कल्चर को मान सकते हो, आप अपने रीति रिवाज को मान सकते हो, आप अपने आस्था को मान सकते हो, आप अपने परंपरा को मान, जो आपका कल्चर है अलग अलग। खत्म हो रहा है अभी। आपके फंडामेंटल राइट खत्म कर दिए। आजाद 75 साल की आजादी में, अरे गुलामों में लड़ाई लड़कर हमारे महापुरुषों ने जो हासिल किया था, 75 साल में हम उसको बचा भी नहीं पाए। 75 साल में हम उसको बचा भी नहीं पाए हैं। और ये सुप्रीम कोर्ट लॉयर, आप पूछो ये खत्म हुआ है या नहीं हुआ है? ये सारा हमारे देखते देखते खत्म हो रहा है। ये आने वाला भविष्य बहुत
भयानक पैदा होने वाला है। आपके पास एक ही तरीका है, अगर आप अपने संगठन, आप अपने लोगों को संगठित कर देते हो तो शक्ति में रूपांतरित होगा। अगर आप शक्ति बनाना चाहते हो तो संगठित होना पड़ेगा, और संगठित होने का काम बुद्धिजीवी कर सकता है, हैंड टू माउथ लोग नहीं कर सकते। 2 वक्त की रोटी के लिए 16 घंटे लगाने वालों को आप ब्लेम लगाओ कि ये जागृत नहीं है। अरे तो आप जागृत हो, आप क्या करें भाई? आपका काम था, आपका काम था लोगों को जगाने का, उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का। जब पढ़े लिखे लोगों ने रोल प्ले नहीं किया, इसी वजह से हमारी समस्या हो गई है। ये भयानक परिणाम आने वाला है कि समाज में मनुस्मृति तो लागू हो चुकी है, मैं बता रहा हूं, ये सारे खत्म हो गए हैं। तो इसमें से निकलने का एक तरीका ये है, कि पिछले कंटिन्यू 49 साल से बांध से कड़ी मेहनत कर रहा है, और आपके लिए गर्व की बात है, मैं कहता हूं आपके लिए गर्व की बात है। अरे इस बांध के फाउंडर मेंबर दीना बानाजी, इतिहास में जब लिखा जाएगा भारत के मूल निवासी आजाद हुए, तो दीना बानाजी का नाम ये कोई मिटा नहीं सकता। बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि दीना बानाजी का नाम मिटा देंगे, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि खबड़े सर का नाम मिटा देंगे। ये इतना आसानी से मिटने वाला नहीं है ये नाम। तो ये मेरा ऐसा मानना है कि दूसरी जातियां पॉकेट में मिलती है, अलग अलग एरिया में अलग अलग जाति होगी। आप बेरवा जाति का अगर कहोगे तो राजस्थान से बाहर आपको बेरवा नहीं मिलेगा। आप पासी जाति बोलोगे तो उत्तर प्रदेश से बाहर पासी जाति नहीं मिलेगी। आप मेघवाल जाति कहोगे तो राजस्थान से बाहर नहीं मिलेगी। उसी तरह अलग अलग एरिया में अलग अलग जातियां हैं, लेकिन सफाई कर्मी जातियों का, अगर आप सफाई कर्मी जातियों के संदर्भ में आप सोचोगे तो आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक मिलेंगे, आपको गुजरात की कच्छ खाड़ी से बंगाल तक मिलेंगे। ये राष्ट्रव्यापी जाति, ये राष्ट्रीय स्तर पर फैली हुई जाति है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ताकत है। ये लार्ज स्केल में है, ये मार्शल कम्युनिटी है, लार्ज स्केल में है, लेकिन लीडरलेस है। लार्ज स्केल में है, मार्शल कम्युनिटी है, लेकिन लीडरलेस है, इसमें नेतृत्व नहीं है। और दूसरी जाति के लोग नेतृत्व पैदा करने दे नहीं रहे हैं, उनको डर लग रहा है कल ये हमारे पर हावी हो गए तो। आ रहा है समझ में? इनका संगठन बनाने भी नहीं दे रहे, उनको जगाने का काम भी शेड्यूल कास्ट भी नहीं कर रहे, बाकी का उनको छोड़ो 15% के लोगों को। लार्ज स्केल की जाति है और मार्शल कम्युनिटी है, उन्हें अपना इतिहास मालूम नहीं है, उन्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, उन्हें अपने दुश्मन का एहसास नहीं है, उन्हें अपने दोस्त का एहसास नहीं है। लेकिन ये जाति लार्ज स्केल में है पूरे भारत में, इसीलिए गांधी जी ने इसका इस्तेमाल किया बाबा साहब के विरोध में, और इसीलिए कांग्रेस ने इस्तेमाल किया। अखिल भारतीय समाज मजदूर कांग्रेस 45 साल बूटा सिंह ने इस्तेमाल किया, कांग्रेस को मजबूत किया। इस कांग्रेस को मजबूत हमारे बाप दादाओं ने किया, उस कांग्रेस ने हमारा सब कुछ खत्म कर दिया। निजीकरण कांग्रेस के समय हुआ है, हमारे बाप दादाओं ने कांग्रेस को मजबूत किया, और उस कांग्रेस ने हमारे सब कुछ खत्म कर दिया। हमारे बच्चों के पीठ पर लात, हमारे बच्चों के पिछाड़े पर लात मारा, कांग्रेस ने सारा कुछ खत्म कर दिया। हमने दुश्मनों को मजबूत किया, दुश्मनों ने हमारा क्या हाल बना रखा है। कांग्रेस ने 45 साल इस्तेमाल किया, बूटा सिंह बताया था, मेरे से ज्यादा जानते होंगे आप लोग, दिल्ली के लोग। और इसीलिए केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है, आ रहा है समझ में? इसलिए निशान थमा दिया हम लोगों को, ये तो हमारा रोजी रोटी का साधन है, इसके साथ नमक हरामी नहीं करना है। केजरीवाल इस्तेमाल कर रहा है इस जाति का पूरे भारत में। अगर आप अभी भी जागृत नहीं हुए, अभी भी संगठित नहीं हुए, ये संगठित करने का प्रयास मैंने तय किया है।
मैंने ये तय किया मेरी बाकी की जिंदगी का जितना समय है एक जाति का संग्रह बनाऊंगा, बिल्कुल बनाऊंगा। कौन रोकता है? मैं देखता हूँ बिल्कुल इस जाति का संगठन बनाकर दिखाएंगे, ताकत बनाकर दिखाएंगे। कौन रोकता है? हम भी देखते हैं। ये राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होने वाले हैं और इसकी अध्यक्षता इसी सफाई कर्मी जाति के पढ़ा लिखा वर्ग ही जाकर अध्यक्षता करेगा। लीडरशिप पैदा कैसे नहीं होती ये भी हम देख रहे हैं। कैसे संगठन नहीं बनता हम देखते हैं। कैसे इसके अंदर कैडर निर्माण नहीं होता है हम देखते हैं। कैसे नेतृत्व पैदा नहीं होता, फुले से अम्बेडकर के विचारधारा के आधार पर कैसे नहीं होगा हम देखते हैं। जब दुश्मन हमारे लोग का इस्तेमाल अपने लिए कर सकता है तो हम हमारे लोग का साथ सहयोग हमारे लिए नहीं ले सकते क्या? दुश्मन हमारे विरोध में हमारे लोगों का इस्तेमाल कर सकता है तो हम तो हमारे लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कौन सा उनका नुकसान का काम कर रहे हैं? वो साथ क्यों नहीं देंगे हम लोगों को? 10 राज्य में राज्य अधिवेशन होगा, नवंबर में ही होगा। 10 राज्य में राज्य अधिवेशन होगा। अहमदाबाद में होगा, राजस्थान के जोधपुर में होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में होगा, मुंबई में 13 नवंबर को हो रहा है, बिहार के पटना में होगा या समस्तीपुर में होगा, ओडिशा में होगा। भुवनेश्वर से आए ना हमारे साथी, कहाँ गए? नायक जी कहाँ गए? उन्होंने भी कहा कि साहब हमारा राज्य अधिवेशन आप लीजिए ना। बंगाल के कलकत्ता में होगा, मध्य प्रदेश में भोपाल में होगा। 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा सफाई कर्मी जातियों का। नवंबर में ही 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा। देखते हैं कौन कैसे रोकता है इसको। हम भी देखते हैं ना अभी कैसे नेतृत्व निर्माण नहीं होता। हम देखते 3-4 महीने में लीडरशिप पैदा हुआ। लोग आरोप प्रत्यारोप लगते, दीना बाना जी की जाति के लोग समझते नहीं है। इधर दीना बाना जी महापुरुष बन गए, लेकिन इनके जाति के लोग कहाँ जागृत है? अरे तो कभी जागृत करने की कोशिश की? कभी उनके बीच में गए? फिर आरोप लगाते हुए दुश्मनों का हथियार बना हुआ है। तो आप उनको जगाने गए कभी? क्योंकि आपको तो डर लग रहा है कि संख्या में ज्यादा है। आपको डर लग रहा है, आपको उन भाइयों से डर लग रहा है, आपको हमारे लोगों को 52% से डर लग रहा है। दलित का लेबल लगाकर घूमते हैं। मैं कह रहा हूं आरएसएस के लोगों को, ब्राह्मणवादी लोगों को, मनुवादी लोगों को 52.5% ओबीसी का प्रधानमंत्री बना देते हैं, राष्ट्रपति बना देते हैं। उनको डर नहीं लग रहा है। आप 85 की बात करने वालों को डर क्यों लग रहा है? या तो आपकी विचारधारा में खोट है या आपकी नीयत में खोट है। या आपकी विचारधारा गलत है या आपकी मानसिकता गलत है। लोगों को तैयार करना नहीं चाहते हो। दोनों में से एक बात हो सकती है। विचारधारा हमारे महापुरुषों की गलत नहीं हो सकती, हमारे नेताओं की मानसिकता गलत है और इसी वजह से जागृति नहीं फैला रहे इस वर्ग में। तो 10 राज्यों में राज्य अधिवेशन होगा और उसकी ताकत हम बनाना चाहते हैं। और भारत में जितने भी सफाई कर्मी के ट्रेड यूनियन है, जैसे यहाँ चावड़िया जी संभाल रहे हैं, पूरे दिल्ली की सफाई यूनियन के चेयरमैन है और उनके नियंत्रण में इससे हर राज्य में लोग संपर्क में है और पूरे भारत में देखते देखते हजारों ट्रेड यूनियन बांध के तहत आपके साथ के लिए खड़ी हो जाएंगे। एक कारवा कैसे बड़ा नहीं होगा हम भी देखते हैं ये कारवा बड़ा कैसे नहीं हो सकता, बढ़ा कर दिखाएंगे। तो ये लड़ाई लड़ना है, ये आपकी आने वाली जनरेशन की लड़ाई है। आप ताकत बनाओगे रामला मैदान में तो आपकी बहुत सारी समस्या दुश्मन चला कर खत्म कर देगा। आपको ये देते इधर आ जाओ उधर मत जाओ। तो आपकी आज़ादी की लड़ाई है, आपकी पीढ़ियों की लड़ाई है, आपकी जनरेशन की लड़ाई है। दुश्मन हमें गुलाम बनाने के लिए अपनी जिंदगी तक दांव पे लगा देता है, याद रखो। जो आरएसएस के लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भागवत का स्टेटमेंट उन्होंने बताया। तो आरएसएस के लोग हेडगेवार 1900 उस समय का डॉक्टर 1925 का जिंदगी लगा दी। 1925 का डॉक्टर और वो जानवरों का डॉक्टर और वो फेल हो गया जब तो सुसाइड करने निकला। तो उसके बाप ने कहा मैं मना नहीं कर रहा हूं सुसाइड करने का, तेरे को मरना है मर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा कहना है अगर मरना भी है तो समाज के लिए मरो। तो उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी।
गुरु गोलवलकर 1928 का MSc, रजू भैया 1935 का BSc, कुशाभाऊ ठाकरे BSc, अशोक सिंघल 73 का मैकेनिकल इंजीनियर। गधे लोग है क्या? सारे बेवकूफ लोग हैं, हायर एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। उन्होंने अपने हिंदुत्व की व्यवस्था बचाने के लिए जिंदगी और दांव में लगा दी। हिंदुत्व का आधार स्तंभ कौन सा है? वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में हमारा स्थान क्या है? सबसे नीचे। चमार का, धोबी का, नाई का, कुम्हार का, बंगी का, मतलब गुलामी का मतलब गुलाम। बाबा साहब कहते हैं दुनिया में जो अधिकार वंचित होते हैं वो गुलाम होते हैं। भारत में इनको कोई अधिकार नहीं था, ये गुलाम है। गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ, विद्रोह करेंगे। तो ये हमको गुलाम बनाए रखने के लिए अपनी जवानी और जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। और हम चाहते आजादी मिले, हम चाहते सत्ता मिले, हम चाहते पावर मिले, हम चाहते हैं स्वाभिमान मिले, हम चाहते मान सम्मान मिले, हम चाहते आरक्षण मिले, हम चाहते हैं नौकरियां पक्की हो जाए, हम सब कुछ चाहते हैं, लेकिन मुफ्त में। संभव है? सब कुछ चाहते हैं लेकिन मुफ्त में। मुफ्त में कुछ नहीं मिलता, गुलामी मिलती है, आजादी की कीमत वसूल करती है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। बाबा साहब ने को शर्त रखी थी क्या तुम्हारे सामने? कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसा बाबा साहब ने शर्त रखा था क्या? लेकिन अपेक्षा जरूर रखी थी कि ये पढ़ा लिखा वर्ग अपने समाज का दायित्व निभाएगा। क्या हम हमारे समाज का दायित्व निभा रहे ईमानदारी से? हमारा दुश्मन ईमानदारी से हमारा सब कुछ खत्म कर रहा है और हम ईमानदारी से अपने समाज का दायित्व नहीं निभा रहे। तो आधा काम तो दुश्मनों का हम ही कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है, इस अधिवेशन का जो मकसद था, अधिवेशन लेने का, यह अधिवेशन लेने का मकसद 17 राज्य तक पहुंच चुके हैं, 31 राज्य तक दिसंबर तक पहुंचेंगे। और जैसे चावड़िया जी ने कहा, निश्चित तौर पर पूरे भारत में ताकत बनाते हैं और 6 महीने के अंदर रामलीला मैदान में भीड़ इकट्ठा करेंगे, लाखों की भीड़ इकट्ठा करेंगे। आप 6 महीने में चुनौतीपूर्ण हम कह रहे हो, क्योंकि ये समस्या पूरे भारत की है, सारे महानगर पालिका की है, 100 महानगर पालिका है, वहाँ तक हमारा नेटवर्क है। 228 बॉम्बे की महानगर पालिका में हम फैला रहे नेटवर्क। उसी तरह दिल्ली में कितने वार्ड है? 272 वार्ड है। पूरे भारत में वार्ड वाइज हम फैला रहे, हमारे लोग हैं। हर वार्ड में सुपरवाइजर कौन है? हमारा ही तो आदमी है। हर वार्ड में सफाई करने वाला कौन है? हमारा ही तो आदमी है। जहाँ जाएंगे हमारे लोग कैसे नहीं मिलेंगे? तो ये ताकत हम लोग बनाना चाहते हैं। अगर ये ताकत हम बनाने में कामयाब हो गए तो दीना बानर्जी जी का सपना साकार होगा, माननीय कांशीराम साहब का सपना साकार होगा और माननीय DK खापड़े साहब का भी सपना साकार होगा। इस मौके पर मैं इतनी ही बात करना चाहता हूँ। आपने मेरी बात ध्यान से सुना, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। जय लुना।